चाहे छात्र है, युवा है, वैसे छात्र जो लॉज में रहते हैं, बिजली की भी सुविधा नहीं होती है, तो न तो उन्हें इंडक्शन मिल पा रहा है और न ही वो गैस मिल पा रहा है। अनुमानतः कहा जा रहा है कि लगभग 1 महीने तक ये युद्ध चलने वाला है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने इसे सबक लिया और अपने यहाँ जो भंडारण होता है, स्टोरेज होता है एलपीजी का, उसको 25-30% बढ़ा दिया। साथियों नमस्कार, बताइए कैसे हैं आप लोग। अनुमानतः सभी लोग परेशान ही है। देश हमारा अभी कई संकटों से घिरा हुआ है। उन सभी संकटों में एक संकट है एलपीजी की क्राइसिस, जो अभी भारत में नंबर 1 दिक्कत में चल रहा है। अभी सभी लोग इससे परेशान है, चाहे छात्र है, युवा है, खास करके बाहर रहने वाले छात्र, वैसे छात्र जो लॉज में रहते हैं। लॉज में चूंकि बिजली की भी सुविधा नहीं होती है, तो न तो उन्हें इंडक्शन मिल पा रहा है और न ही वो गैस मिल पा रहा है। कई लोग शहर खाली करके घर जा रहे हैं। तो आइए इस पूरे क्राइसिस को हम डिटेल से समझते हैं। इस वीडियो में एक एक चीज को कवर किया जाएगा, हर डायमेंशन को कवर किया जाएगा, बिल्कुल ही बेसिक के साथ। तो आइए जुड़िए, देखिए ये तस्वीरें हमें बयां कर रही है और आपको तस्वीरें की जरूरत नहीं है। 1000 कॉल आ रहे हैं आपको, पहले भी आए होंगे, अभी भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे कि भाई क्या गैस का जुगाड़ है क्या, और आप जवाब में यही बोलते हैं कि भाई मेरा तो खुद ही नहीं है, कहाँ से जुगाड़ कर पाएंगे। अभी देख रहे हैं सरकार को सब नोचे हुए हैं, विपक्ष की तरफ से भी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल ही रहे हैं और वो चलते भी रहेंगे, वो रुकने वाले नहीं है। कारण को समझते हैं। कारण लगभग सभी लोग को पता चल गया है और कारण है इसका, इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। ईरान अकेले मोर्चा संभाले हुए है, अभी तक तो संभाले हुए हैं। अनुमानतः कहा जा रहा है कि लगभग 1 महीने तक ये युद्ध चलने वाला है। तो युद्ध चल रहा है वहां, तो हमको क्यों दिक्कत हो रहा है भाई? तो इसको समझते हैं ना, क्यों दिक्कत हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं भी युद्ध होता है, व्यापार सबसे पहले बाधित होता है। और हमारा व्यापार जो मेनली जो व्यापार होता है वो होता है पर्शियन गल्फ से एलपीजी का। एलपीजी हम लोग कहाँ से लाते थे? तो एलपीजी हम लोग इस क्षेत्र में लाते थे। आप पहले लोकेशन को समझ लीजिए, ये हमारा प्यारा सा भारत है, ये भारत है और इस रास्ते से होकर के यहीं पर है जिसको आप बात कर रहे हैं हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि और इस एरिया को बोलते हैं हम लोग पर्शियन गल्फ। ये जो पानी का एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ, पर्शिया की खाड़ी बोलते हैं। इसी माध्यम से होकर के तेल हमारे देश में और मैक्सिमम गैस जो अधिकतम 85% जो हमारे देश में एलपीजी आता है, 85% वो इसी रूट से आता है। क्यों? क्योंकि मेन सारा देश यही है, कतर हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया। तो एक एक चीज को देखेंगे और आगे इसके आगे हम आपको दिखाते हैं मेन एरिया को। आप देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ईरान है, ये पूरा एरिया ईरान का है, ये पूरा एरिया कहाँ का है? ईरान का है। फिर यहीं पर इजराइल है और इजराइल बमबारी कर रहा है ईरान पर। तो ईरान पलटवार यहां से कर रहा है इजराइल पर। लेकिन अब अमेरिका के दोस्त ये भी है, सऊदी अरब है, यहां पर यूएई है, कतर वगैरह है, ये अमेरिका के दोस्त हैं। तो ईरान वाले अभी वही होता है ना कि बिना नाथ का बैल हो गए हैं। इधर भी बमबारी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, जिधर मन हो रहा है उधर बमबारी कर रहे हैं। जो अमेरिका के समर्थन में है हर पर बमबारी कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एरिया है जहां से हमारा व्यापार हो रहा था, ये एरिया पर्शिया की खाड़ी, यहीं से तो सर्वाधिक एलपीजी आता है ना, इन्हीं देशों से आता है सर्वाधिक एलपीजी। तो आपको यहां से समझते हैं, ये है हमारा पर्शियन गल्फ। ये हमारा क्या है? पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के चारों ओर जो आपको देश नजर आ रहे हैं, चारों ओर जो देश नजर आ रहे हैं, यहां पर है सऊदी अरबिया। कौन सा देश है? सऊदी अरबिया। यहां पर है यूएई, यहां पर है कतर। ये वाला जो छोटा वाला देश आपको दिख रहा है ये है कतर। कौन सा है? कतर है। और यहां जो ये छोटा वाला दिख रहा है उसके ऊपर में ये है बहरीन, ये है बहरीन। और यहां वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये है कुवैत, ये है सऊदी अरब, ये है यूएई। लगभग मैक्सिमम 2/3 से भी ज्यादा हमारे यहाँ एलपीजी जो आता है इन्हीं देश से आता है। तो ये अपना यहां से आपको एलपीजी ले जाना होगा तो कहां से ले जाएंगे? तो पहले आप सीधे इस पर्शियन गल्फ में जाएंगे, इस समुद्र के मार्ग से ऐसे होते हुए इधर रास्ते से आप निकल जाएंगे हॉर्मुज जल संधि के माध्यम से, और यहां से निकल करके अरब सागर में यहीं पर हमारा भारत है, भारत तक पहुंच जाएगा। अमेरिका से भी आता है, अमेरिका से 2.2 मिलियन आता है प्रति वर्ष में, लेकिन अमेरिका से 45 दिन ज्यादा समय लगता है इनके तुलना में। अमेरिका चूंकि बहुत दूर है, आगे आने वाले इमेज में आपको दिखाएंगे भी, ठीक है। तो अब ये रूट बाधित हो गया, इधर बमबारी हो रहा है, इधर बमबारी हो रहा है, तो इधर से तेल लाना संभव नहीं है। यहां पर कई जहाज है जो हमारे फंसे पड़े हुए हैं तेल के और अन्य पदार्थों के, वो जहाज को क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है कि आप इधर से पार हो सकते हैं। इस कारण से हमारा एलपीजी पूरी तरीके से बाधित हुआ पड़ा है। और दिक्कत उससे ज्यादा यह था कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, उतना बहुत ज्यादा स्टॉक हमारे पास नहीं है कि बहुत दिन तक हम खींच सकते हैं इसको। आगे अब हम लोग
इस मुद्दा को समझ गए हैं आप लोग। और एक जो आपको डाउट हो रहा होगा, तो जल संधि किसको बोलते हैं, गल्फ किसको बोलते हैं, यहां पर आपको क्लियर कर देते हैं कि जल संधि और गल्फ किसको बोलते हैं। तो जो गल्फ बोलते हैं वो कोई ऐसा जल निकाय जो तीनों तरफ से भूमि से जुड़ा हुआ होगा, उसको गल्फ बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पर्शियन गल्फ तीनों तरीके से भूमि से जुड़ा हुआ है। वहीं पर आप जल संधि की बात करते हैं तो दो बड़े भूमि के टुकड़े के मध्य में एक संकरा सा जल का पट्टी होता है जो दो समुद्र को जोड़ता है, जो दो बड़े जल निकाय को जोड़ता है। जैसे यहां अरब सागर को जोड़ रहा है पर्शियन गल्फ से, तो इस पतले जो संकरा जो पट्टी है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो इसको बोलेंगे हम लोग जल संधि या जल डमरू मध्य। एक होता है स्थल संधि। स्थल संधि वो होता है कि जब दो बड़े भूमि के टुकड़े के बीच में एक पतला सा भूमि का टुकड़ा होगा जो जोड़ेगा जो बड़े जल निकाय को, उसको बोलेंगे हम लोग स्थल संधि। भारत में एलपीजी का उपयोग, ठीक है, इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, तो हम लोग यूजेज देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ फैक्ट के माध्यम से देखते हैं, द हिंदू के एडिटोरियल के माध्यम से देखते हैं कैसे कैसे इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है उसका ये रिपोर्ट है। और वो कहता है कि 2011-12 में 15 मिलियन टन हमारा यूजेज था। क्या था हमारा उपयोग था, हम कितना उपयोग कर रहे थे 2011-12 में 15 मिलियन टन, जो 2024-25 में बढ़ करके कितना हो गया 30 मिलियन टन। कितना हो गया 30 मिलियन टन। और कारण ये है एक कि 2017 में हमने लॉन्च किया पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से भी ज्यादा जो बिजली का कनेक्शन है उसको जोड़ा गया, और पहले से तो था ही, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अब जनसंख्या भी बढ़ रहा है तो बिजली का उपभोग भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ा। अगर आप प्रति महीने की बात करें तो प्रति महीने पर मंथ हम लोग को 3 मिलियन टन एलपीजी की जरूरत है। कितने 3 मिलियन टन। अगर प्रतिदिन की बात करें कि एक दिन में भारत कितना एलपीजी का कंजप्शन करता है, तो हम लोग करते हैं 80,000 टन। 80,000 टन, 80,000 टन, ठीक है। अब ये जो आंकड़ा है ये भारत को बना देता है विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट यूजर एलपीजी का। हम विश्व में दूसरा उपभोक्ता है। ये आने वाले दिन में एग्जाम में ये सब प्रश्न आपको आएंगे। 2017 में पीएम उज्ज्वला योजना आया जिससे 10 करोड़ अधिक लोगों का कार्ड बना, जिससे यूज भी बढ़ा, और सरकार समय समय पर प्रमोशन भी इसका प्रमोट भी करते रहा इस योजना को, क्योंकि अब चूंकि धुएं से बहुत ज्यादा परेशान थी हमारी महिलाएं, लेकिन अब वो फंस के रह गई हैं। अब वो धुआं का आदत भी छूट गया है और अब गैस भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर टोटल यूज का हम बात करें तो टोटल यूज में से जो 85% हिस्सा है वो हाउस होल्ड में जाता है, मतलब कि हमारे और आपके घरों में जा रहा है। बाकी 15% हिस्सा जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह में कॉमर्शियल यूजेज में जा रहा है। मतलब कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगा इससे तो हमारा हाउस होल्ड होगा, हम और आप होंगे। और ये हमारे और आपके दिनचर्या में दिन प्रतिदिन ये मुख्य चैलेंज के रूप में उभर रहा है। हम लोग फेस इसको कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शहर को छोड़ करके घर जा रहे हैं, क्योंकि गांव के तरफ में बहुत सारा संसाधन है, गोईठा होता है जिसको उपला बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कोयला होता है, इस वे में काम चल सकता है, लेकिन यहां पर चल नहीं पा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत पटना में रहने वाले उन छात्रों को जो लॉज में रहते हैं उनमें एक एमसी भी लगा रहता है, वो एक पंखे एक बल्ब और एक फोन के अलावा लैपटॉप भी नहीं चार्ज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एमसीबी गिर जाता है। वैसे में उनके पास तो ना इंडक्शन लेने का विकल्प है और ना ही गैस मिल रहा है। 400 रुपए किलो गैस मिल रहा है, लोग भूख से तड़प रहे हैं और जा रहे हैं होटल में खाने। होटल में खाना भी 100 रुपए तक प्लेट मिल रहे हैं, एफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। इस कारण से लोग बहुत ही ज्यादा विचलित हैं। हालांकि विचलन की बहुत गंभीर स्थिति हम और आप ही है, क्योंकि सरकार के पास जितना गैस है उतना में भी जरूरतमंद को नहीं मिल पा रहा है। इसका कालाबाजारी हो जा रहा है। हम और आप जो है एक घर में 3-3 4-4 ऑर्डर करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं इस चीज को कि अगर हमारा भारत में यूज इतना है तो क्या हम सभी का उत्पादन करते हैं? नहीं करते हैं। लगभग 40% ही हमारे यहाँ प्रोडक्शन है, वो भी 40% प्रोडक्शन में आप जो इसका स्टोरेज है, जो हम गोदाम बना करके रखे हुए हैं गुफाओं में, ये सब मिला करके अन्य स्रोतों से लगभग, इसका मतलब क्या कि लगभग 60% हिस्सा जो है हमको कहां से क्या करना होगा, तो इंपोर्ट करना होगा, बाहर से आयात करना होगा। आशा करते हैं आप इस चीज को समझ रहे हैं। आयात के टर्म में हम लोग अगर देखें तो 2011-12 में जितना आयात था उसके तुलना में 2024-25 में 3 गुना की वृद्धि हुई है। मतलब कि हमारा एक तरफ में कंजप्शन बढ़ा, उपभोग बढ़ा, दूसरी तरफ में हमने उत्पादन को नहीं बढ़ाया। किसको बढ़ाया? हमने बढ़ाया इंपोर्ट को, आयात को। मतलब कि अगर कंजप्शन बढ़ा तो हमारा इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी होता है, आयात पर जो निर्भरता होता है, वो भी बढ़ गया। अब हम बाहरी देश से मंगाने के लिए ज्यादा निर्भर हुए, तो ये खतरा बन गया देश के लिए। हमने स्टोरेज पर फोकस नहीं किया, ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। 2015 में जहां 40% हम इंपोर्ट कर रहे थे टोटल एलपीजी का, और सबसे ज्यादा अगर जिस देश से मंगाते हैं तो वो है कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, जो कि पिछले
कुछ मिनट पहले ही आपको हम उनका लोकेशन दिखा चुके हैं उनका लोकेशन हम दिखा चुके हैं, ठीक है। और जो 80% हिस्सा है हमारे जो कुल इंपोर्ट हो रहा है, टोटल इंपोर्ट का जो 80% अगर हम इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं कहां से? हॉर्मुज जल संधि से, हॉर्मुज जल डमरू मध्य से करते हैं, क्योंकि ये सारा देश उसी के आसपास तो थे ना। और वही वो जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से युद्ध के कारण बाधित है, सेफ नहीं रहा अब जहाजों को पार करने में। तो इस कारण से हम लोग तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, इसी कारण से हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अभी यहां नहीं आ पा रहा है। अगर हम लोग इसके भंडारण की बात करें, क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, तो हमें अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ाना चाहिए। मतलब कि एलपीजी से ला करके, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने इसे सबक लिया और अपने यहां जो भंडारण होता है, स्टोरेज होता है एलपीजी का, उसको 25-30% बढ़ा दिया। तो भारत क्यों नहीं सीखा? तो अगर भंडारण हम देख ले तो 2 जगह है हमारे देश में भंडारण के लिए। एक आपको दिख पा रहा होगा, इसका भंडारण के लिए अगर सबसे उपयुक्त हम बता दें सिचुएशन, तो वो ये होता है कि जो आर्किड और निश चट्टानें होती है, जो बैसाल्टिक चट्टानें होती है, जो बहुत मतलब बैसाल्टिक जो डकन ट्रैप होता है, जो पठार होते हैं बड़े बड़े, जिनको बैसाल्टिक चट्टानें नहीं समझ में आ रहा है, वो सिंपल समझ लीजिए कि बड़े बड़े जो पर्वत पठार होते हैं, जो लावा से बनते हैं, जो ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं, उसमें गुफा बना करके उसी में हम लोग एलपीजी को स्टोरेज करते हैं, ठीक है। यही है सबसे अभी तक का बेस्ट और मान्य तरीका। इसके लिए 2 हमारा संचालन चल रहा है, एक है मंगलुरु में और एक है विशाखापट्टनम में। ये 2 एलपीजी यहां पर स्टोरेज होता है, भंडारण होता है। कहां कहां होता है? मंगलुरु में होता है और दूसरा होता है विशाखापट्टनम में। ये इमेज आपको दिख रहा होगा, यहां से पाइप लगा करके गैस को स्टोर किया गया है। ये पूरा गुफा आपके सामने दिख रहा होगा, ये पूरा जो इंडस्ट्री है लगाया हुआ, इसको देख करके आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। लेकिन दिक्कत है कि मंगलुरु और विशाखापट्टनम जो कि एक 2 ही स्रोत है हमारे यहां भंडारण का, ये दोनों मिलाकर भी 1.4 लाख टन का ही स्टोरेज रखे हुए हैं, जो कि हमारे टोटल कंजप्शन का कितना है? 2 दिन का ही है। यही तो टेंशन वाला बात है ना। सरकार विश्वास तो दिला रहा है कि हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से मंगा रहे हैं, लेकिन जो स्टोरेज है भारत में, स्टोरेज के बारे में आप समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पर डे हम लोग को 80,000 पर डे हम लोग का कंजप्शन है। वहीं पर हमारे यहाँ स्टोरेज कितना है? 1.4 लाख। तो मतलब कि 2 दिन का ही एलपीजी बचा हुआ था। इसी कारण से देश में भगदड़ मचा। तो इसका काला बाजारी शुरू हो गया। लोग मंगा करके घर पे रखने लगे। जिन्हें एक का जरूरत था वो 10-10 मंगाए और इसका काला बाजारी किए, और अभी उसी का दाम आपके सामने है जो 400 रुपए किलो बिक रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है क्या? सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, बिल्कुल कर रही है। जो एलपीजी का प्रोडक्शन है हमारे देश में, उनको आदेश दिया गया है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। आप कितने करें? मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। अभी 10% बढ़ाया गया है और आशा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में 25% बढ़ा करके कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक एक्ट का हेल्प लिया, वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3 में यह लिखा गया है कि केंद्र सरकार ऐसा कर सकता है कि कोई जरूरत के चीजों को प्रायोरिटी वाइज सेट कर चुके, अगर एलपीजी को उन्हीं वस्तुओं में से एक माना गया है कि बहुत जरूरी का चीज है, इनके लिए प्रायोरिटी सेट किया जा सके, ठीक है। तो इनके उचित मूल्य पर मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इनका जमाखोरी और कालाबाजारी न हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है और प्रायोरिटी सेट किया गया है। प्रायोरिटी में क्या है कि सबसे नंबर 1 पे घरेलू पीएनजी, मतलब कि जो आपको मिल रहे हैं, नंबर 1 पर घरेलू हाउस होल्ड को मिलेगा, दूसरे नंबर पर वाहनों के लिए सीएनजी मिलेगा, और थर्ड नंबर पर जो प्राथमिकता है सरकार का, वो एलपीजी का उत्पादन। अभी तो 10% उत्पादन बढ़ गया है। सरकार बोला है कि मैक्सिमम लिमिट जितना आपका है प्रोडक्शन का, आप उतना प्रोडक्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाला कुछ दिन में 25% भी बढ़ जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है कि हमने रूस यूक्रेन युद्ध से सीख क्यों नहीं लिया? जो सीख यूरोप ने लिया, वो अपने यहां गोडाउन को, स्टोरेज को बढ़ाया, हमने क्यों नहीं बढ़ाया? क्या संकट आने के बाद हम विकल्प करते हैं? और सरकार को यह संदेश है कि सरकार इससे सबक ले और अपने भंडारण क्षमता का और अधिक विस्तार करे, ताकि हम जब हमारे साथ घटता है वो चीज, उसके बाद हम ना सोचे, पहले सोचे। सबसे बड़ा प्रिवेंशन होता है। अगर आप आने वाले खतरे को भांप करके प्रिवेंशन नहीं ले रहे हैं तो आप ऐसी धोखे के शिकार हो सकते हैं। निवेदन करते हैं सभी लोगों से, धैर्य बना करके रखिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाकी कौन कौन जो दिक्कत झेल रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हम एक एक चीज को, सब लोग के दुख दर्द को समझना चाहते हैं। हर लोग दुखी है अभी। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब, अपने हालात के बारे में जरूर बताएं। आरआर कैंपस को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को खूब शेयर करें, इतना शेयर करें कि हम बार बार प्रभावित हो आपसे, इनसे, और हमको एक मनोबल मिले और ऐसे रोचक तथ्यों पर मेहनत करने के लिए। धन्यवाद सभी लोगों का, धन्यवाद।